नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्लास WCS का है, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए है। ऑल ट्रेड, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 130 नंबर तक क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज जो है हम 131 नंबर से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। आप लोग पेन पेपर के साथ बैठिए, क्योंकि आज जो है वो भी काफ़ी कैलकुलेटिव सवाल होने वाला है। इसलिए आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठिए ताकि सॉल्व करते चलिएगा। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ठीक है। तो आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कर रहा है, यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती हो तो क्या कहा जाता है। यानी कि किसी भी ठोस को, मान लीजिए कोई धातु को अगर गर्म करते हैं तो उसकी सिर्फ लंबाई में वृद्धि हो रही है। मान लीजिए ये कलम है, इसको हम गर्म करेंगे तो इसको हम खींच सकते हैं, यानी कि ये पतला हो जाएगा लेकिन खींचा चला जाएगा। इसको गर्म करने के बाद आप लोग ने किया भी होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि हमारा सिर्फ अगर लंबाई बढ़े तो उसे हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में है रेखीय प्रसार। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार मतलब एक रेखा में बढ़ना ही रेखीय प्रसार कहलाता है। यानी कि प्रसार कुल 3 टाइप से होता है: रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और घनीय प्रसार। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रसार कितने प्रकार का होता है? वो 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा क्या होता है? रेखीय प्रसार। दूसरा हमारा होता है घनीय प्रसार। घनीय प्रसार। और तीसरा होता है हमारा क्षेत्रीय प्रसार। ठीक है। प्रसार कुल 3 प्रकार से होता है। एक रेखीय प्रसार, अगर सीधी रेखा में अगर सिर्फ एक रेखा है, मान लीजिए कोई तार है, तो उसमें अगर प्रसार हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है तो वो रेखीय प्रसार होगा। उसके बाद आता है घनीय प्रसार। तो घनीय प्रसार, घन आप लोग इस तरह से बनाए होंगे, इस तरह से आप लोग घन बनाए होंगे। जैसे कि आप लोग लूडो का जो खेलते हैं जिसमें 6 5 3 लिखा हुआ रहता है, उसको भी हम घन कह सकते हैं। ठीक है। तो घनीय प्रसार होता है, तो घनीय प्रसार में हमारा 3 डायमेंशनल होता है, यानी कि 3D, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी होता है। तो घनीय प्रसार में हमारा हो जाएगा जिसमें 3 डायमेंशन हो, तीनों ओर से बढ़ता हो। उसके बाद आता है क्षेत्रीय प्रसार, जिसमें मात्र 2 प्रकार का डायमेंशन हो। जिस तरह से मान सकते हैं आप कॉपी का एक पेज, क्योंकि कॉपी का पेज में लंबाई भी होता है, उसके बाद आपको चौड़ाई यानी कि भी चौड़ाई भी होता है, लेकिन ऊंचाई इसमें नहीं होता है। क्योंकि आप मान लीजिए ये एक पेज है, ठीक है, तो आप इसका तो लंबाई हम देख रहे हैं कि बहुत लंबा है, फिर चौड़ा भी है। लंबाई चौड़ाई तो हम इसका देख सकते हैं, लेकिन इसका जो मोटाई है हम इसको काउंट नहीं करते हैं। जो कि इसको माइक्रोन में अगर हम मापें तो ये आ जाएगा मोटाई, लेकिन हम इसके मोटाई को कभी भी काउंट नहीं करते हैं अगर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो। ठीक है। तो इसीलिए क्षेत्रीय प्रसार में हमारा लंबाई और चौड़ाई 2 यूनिट होता है। इसे हम 2 डायमेंशनल भी कह सकते हैं। और घनीय प्रसार में 3 गुणांक होता है। जैसे कि आप लोग जो लूडो खेलते हैं उसमें होता है। उसके बाद माचिस ले लीजिए, उसमें भी होता है। ठीक। और रेखीय प्रसार में सिर्फ एक रेखा में ही बढ़ना होता है, सिर्फ एक लंबाई में सिर्फ बढ़ता जाए तो वो रेखीय प्रसार होता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई में सिर्फ और सिर्फ लंबाई में वृद्धि हो रही है, इसलिए इसका रेखीय प्रसार होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 क्या करता है, देखिए। तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। प्रति डिग्री मूल लंबाई में, यानी कि प्रति डिग्री मतलब 1 डिग्री, प्रति मतलब 1 समझिए। ठीक। तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे, या फिर अगर हम इसको डायरेक्ट निकालना चाहें, यानी कि प्रति डिग्री तापमान में वृद्धि को हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक। 132 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा रेखीय प्रसार गुणांक। लेकिन ये रेखीय प्रसार गुणांक क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको हम एक बार सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, हम जो अभी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक। तो 132 नंबर क्वेश्चन है, 132 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें हमें हमारा जो रेखीय प्रसार गुणांक हो, या फिर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हो, या फिर घनीय प्रसार गुणांक हो, उसके लिए एक सूत्र होता है। ठीक है। तो हम उस सूत्र को पहले लिखते हैं। हम लिखते हैं डेल्टा एल, इसके बाद ये हो जाता है हमारा अनुक्रमानुपाती कहें या फिर समानुपाती कहें, बात बराबर होगा, यानी कि अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती। तो इसमें क्या होता है, अगर हम मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 और इसका हम समानुपाती लिख देते हैं
मान लीजिए कोई x, तो हम अगर एक में एक अंक का वृद्धि करेंगे तो x में भी एक अंक का वृद्धि होगा। एक में x 1 घटाएंगे, यानी कि एक में से एक घटाएंगे तो x में से भी एक घटेगा, यानी कि समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती दोनों एक ही शब्द है। तो इसका मतलब है जो इस साइड हम करेंगे वही इस साइड भी करेंगे, यानी कि दोनों साइड बराबर बराबर काम होना चाहिए, वो हमारा क्या होता है, समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती, जो कहना होगा आप लोग को कह सकते हैं। और उसके बाद एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का भी जो साइन है वो यही रहता है, लेकिन हम जो संख्या लिखते हैं वो बटा में हो जाता है, यानी 1/2, तो ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। अगर हम इसे सिर्फ 2 लिखें तो ये हमारा समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती कह सकते हैं। तो इसका होता है, तो डेल्टा एल और इसके समानुपाती में हमारा हो जाता है एल इंटू डेल्टा टी। आप चाहे टी कहें या फिर एच कहें, बात बराबर ही होगा। इसको हम हटा देते हैं। देखिए डेल्टा एल का मतलब है, तो हमारा डेल्टा एल और एल इंटू डेल्टा टी या फिर डेल्टा एच भी आप लोग कह सकते हैं। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, यानी कि डेल्टा एल हमारा क्या सूचित करता है, तो डेल्टा एल हमें सूचित करता है लंबाई में परिवर्तन। परिवर्तन किस चीज़ में, लंबाई में, ये हमारा डेल्टा एल है। उसके बाद हमारा आता है एक एल, जो कि एल हमारा मूल लंबाई है, मूल लंबाई हमारा एल है। उसके बाद आता है डेल्टा टी कहिए या फिर डेल्टा एच कहिए, ये हमारा होता है ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा में परिवर्तन या फिर हीट में परिवर्तन। इसमें हो जाएगा परिवर्तन ऊष्मा में, ठीक है। तो इतना को तो आप लोग नोट कर लीजिए, यानी कि ये क्या दर्शा रहा है, डेल्टा एल जो है वो लंबाई में परिवर्तन को दर्शा रहा है। उसके बाद जो समानुपाती है, उसके बाद एल जो है हमारा, एल वो हमें मूल लंबाई को दर्शा रहा है, और डेल्टा टी हमें दर्शा रहा है तापमान को, यानी कि ऊष्मा को दर्शा रहा है। तो इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे लिखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, हमें इसको चेंज करना है, यानी कि हम इसको समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती में तो रखना नहीं, हमें इसको बराबर रखना है, तब तो हमें फार्मूला, मेन फार्मूला जिसका है वो निकलेगा, जिस पे हम बैठा करके किसी का मान निकाल सकते हैं। तो ये हमारा डेल्टा एल, और अगर हम यहाँ पे अनुक्रमानुपाती की जगह पे हम बराबर दे तो कोई भी चीज़ कांस्टेंट रखना पड़ता है, क्योंकि आप लोग 10वां में ही पढ़े होंगे, तो उसमें कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो कांस्टेंट रखने के लिए हम यहाँ पे अल्फ़ा मान सकते हैं, ये हमारा अल्फ़ा है। सही साइन बना तो ठीक है, नहीं तो आप लोग बना लीजिए, मान लीजिए ये अल्फ़ा है, ठीक है। और जो हमारा संख्या लिखा हुआ है हम उसे एज इट इज़ उतार लेंगे, यानी कि हमारा अल्फ़ा जो होता है वो हमें गुना में हो जाता है, तो हम उसको गुना लिख भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लिखें तो गुना अपने आप भी माना जाता है, ठीक। एल इंटू ये बिल्कुल त्रिभुज आकार में बनेगा डेल्टा टी, इतना हो गया। अब अगर हम इसमें अल्फ़ा का मान निकालें, यानी कि अल्फ़ा जो है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। हम इसको एक रेखीय प्रसार गुणांक हम अल्फ़ा को मांग सकते हैं। आप चाहे अल्फ़ा की जगह पे कोई भी संख्या ले सकते हैं, एक्स वाई जेड, जो भी आपके मन में करे उसको अल्फ़ा की जगह पे ले सकते हैं। तो यानी कि अल्फ़ा हमारा क्या है, रेखीय प्रसार का हमारे गुणांक है। चाहे आप रेखीय प्रसार का गुणांक नहीं कह सकते, आप इसे प्रसार गुणांक कह सकते हैं, आप कोई भी प्रसार गुणांक कह सकते हैं, चाहे रेखीय प्रसार हो, चाहे फिर घनीय प्रसार हो या फिर क्षेत्रीय प्रसार हो, लेकिन हर जगह अल्फ़ा हम नहीं मानेंगे। अगर एक जगह अल्फ़ा मांगे तो दूसरा में हम बीटा मांगे, तीसरे में हम गामा मानेंगे, तो फिर वो हमारा क्षेत्रीय, रेखीय और घनीय प्रसार हम मान सकते हैं, या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो हमें निकालना है अब क्या, अल्फ़ा का वैल्यू। तो अल्फ़ा का अगर हमें वैल्यू निकालना हो तो इसको क्या करेंगे, अल्फ़ा के साथ ये सभी क्या है, ये सभी अल्फ़ा के साथ हमारा गुणा में है, और हम अगर अल्फ़ा से इसको दूसरा साइड लाएंगे तो ये सभी भागा में आ जाएगा। तो डेल्टा एल बटा जो भी बचा वो सभी नीचे आ जाएगा, एल इंटू डेल्टा टी। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। तो ये हमारा, अब इसका कभी कभी मात्रक पूछ देता है, तो मात्रक हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, डेल्टा एल यानी कि लंबाई में परिवर्तन, चाहे लंबाई में परिवर्तन हो, बढ़ता हो, घटता हो, लेकिन लंबाई तो है ना, तो लंबाई को हम सूचित किससे में करते हैं, हम मीटर में करते हैं, मीटर में, और बट्टा का चिन्ह है, बट्टा देंगे। फिर लंबाई जो है हमारा, तो इसको भी हम मीटर में सूचित करेंगे, चाहे मूल लंबाई हो या फिर एक्चुअल लंबाई, फिर या फिर मान के कोई लंबाई बना हो, लेकिन लंबाई तो है ना, तो लंबाई को फिर भी मीटर में, और गुना हमें डेल्टा टी, यानी कि टी को हम तापमान है उसको हम डिग्री सेल्सियस में मानते हैं, फ़ारेनहाइट और केल्विन में भी मान सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो यूज होता है वो हमारा डिग्री सेल्सियस में होता है, तो इसको डिग्री सेल्सियस हम इस तरह से मान सकते हैं। मीटर से मीटर काट सकते हैं ऊपर नीचे। अब हमें क्या बचा, डिग्री सेल्सियस। और डिग्री सेल्सियस अगर कोई भी मान, डिग्री सेल्सियस हो या फिर कोई मान हो, अगर बट्टे से नीचे है, यानी कि भिन्न में बट्टा से नीचे है, अगर हम उसको ऊपर करेंगे तो उसमें माइनस का चिन्ह लग जाता है, या फिर उसको प्रति कह सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/0 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसे इस तरह से भी कह सकते हैं
कि प्रति डिग्री सेल्सियस, इस तरह से कर सकते हैं, या फिर प्रति की जगह पे हम माइनस भी लगा सकते हैं। तो हम इसे किसी भी अगर मूल मात्रक के साथ अगर हम दर्शाना शुरू करेंगे तो वहाँ पे प्रति लगाया जाता है, ना कि माइनस हम नहीं लगाते हैं। माइनस अगर कोई संख्यात्मक मान हो तो वहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें संख्यात्मक मान की ज़रूरत ना हो तो हम इसमें प्रति लगा के काम करते हैं। तो आप लोग इसको याद रख लीजिए, क्योंकि आपके आगे क्वेश्चन में आने वाला है। ठीक है, इसका हाँ, तो इसका जो है आंसर भी शायद निकल गया। देखिए, रेखीय प्रसार गुणांक यानी कि तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को हम रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रति भी लगा हुआ है, डिग्री सेल्सियस भी लगा है, और यहाँ भी कह भी रहा है प्रति डिग्री सेल्सियस में, तो वो हमारा रेखीय प्रसार हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेखीय प्रसार। ठीक है, आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ तो आपको ये वाला मिलेगा नहीं, क्योंकि राइटिंग बिल्कुल ख़राब है। अगर ये पीडीएफ दे तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर लिख लीजिए नोट करके, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, हम रेखीय प्रसार का तो लिख लिए मात्रक, रेखीय प्रसार का हम माप निकाल लिए, सूत्र भी। अब हमें निकालना है क्षेत्रीय और घनीय, ये दोनों भी हम यहाँ पे निकाल के रख ही देते हैं। ठीक है, सही रहेगा, एक साथ मिल जाएगा आप लोग को, तो इसको स्क्रीनशॉट करके भी रखने में अच्छा रहेगा। अब रेखीय प्रसार की जगह पे हम अगर क्षेत्रीय प्रसार करें तो यहाँ पे हम अल्फा माने थे, तो यहाँ पे हम बीटा मान लेते हैं। अगर एक्स मानते हैं तो वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई मानने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मान रहे वही आप माने, ऐसा नहीं है। तो हम बीटा मान सकते हैं, तो बीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो डेल्टा एल यानी लंबाई में परिवर्तन। यहाँ पे क्या, अब हम क्षेत्रीय प्रसार लिख रहे हैं, क्षेत्रीय प्रसार लिख रहे हैं, तो क्षेत्रीय में हमें लंबाई की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, लंबाई जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम इसे हम एरिया से सूचित करते हैं, यानी कि डेल्टा ए यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा, यानी कि यही एल की जगह पे हमें ए आ गया, यानी कि एल लंबाई था जिसमें सिर्फ लंबाई में परिवर्तन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों में परिवर्तन हो सकता है, और लंबाई और चौड़ाई दोनों को हम अगर गुना करते हैं तो हमारा क्षेत्रफल हो जाता है। तो डेल्टा ए और बट्टे में फिर हमारा हो जाएगा क्या, एल जो मूल लंबाई है, तो हम यहाँ पे ए दे सकते हैं जो कि मूल क्षेत्रफल है। ठीक है, और गुना डेल्टा टी जो है वो क्या है, डेल्टा टी तापमान है, तो हम क्षेत्रफल कहें या फिर रेखीय प्रसार कहें, कुछ भी करें, वहाँ पे भी हमारा टी का टी ही रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ए क्या है हमारा, एरिया है, यानी कि क्षेत्रफल है। ठीक, अब लिख लेते हैं हम, क्षेत्रीय प्रसार तो हो गया, अब घनीय प्रसार। ओ यहाँ पे क्या लिखे, हाँ, घनीय प्रसार। तो घनीय प्रसार के लिए हम क्या कहते हैं, तो अल्फा मान लिए, बीटा मान लिया, अब हम मान लेते हैं गामा। इसी तरह से होता है ना, आप लोग जैसे लिखते होंगे, तो अब हम गामा मान लेते हैं किसको, घनीय प्रसार को। तो घनीय प्रसार को हम गामा मानते हुए, जहाँ पे डेल्टा का डेल्टा रहबे करेगा, ये जो हमारा क्षेत्रफल है वहाँ पे हमारा जो घनीय प्रसार में आता है, तो वहाँ पे वॉल्यूम यानी कि आयतन हो जाता है भी, और बाय यहाँ पे मूल परिवर्तन, तो मूल परिवर्तन की जगह हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, और गुनी डेल्टा, और ये टी सभी के साथ रहेगा, क्योंकि तापमान को तो हमें दर्शाना ही होगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, आयतन, वॉल्यूम है। ठीक है, अब ये आपका इतना फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला पे आगे आने वाला सवाल है, इसलिए इसमें हम इतना अधिक समय दिए हैं, तो इसको अगर चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ले लिए और इतना भी ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन हमारा 133 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 133 नंबर, रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई क्या होती है। हम यहाँ पे इकाई इसलिए पहले निकाल लिए थे, तो देखिए आ गया ना। गुणांक हम प्रति डिग्री सेल्सियस को कहते हैं। इसमें है क्या, यहाँ प्रति डिग्री सेल्सियस तो कहीं नहीं है, तो प्रति डिग्री सेल्सियस किसके प्रति में, नंबर के किसी नंबर के प्रति में हमें डिग्री सेल्सियस लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर प्रति डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे नंबर प्रति डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, और एक बात बता देते हैं कि यहाँ पे जो क्षेत्रीय रेखीय प्रसार का प्रति डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्षेत्रीय प्रसार का बदल जाएगा या फिर घनीय प्रसार का बदलेगा, इस सब का भी यही होगा प्रति डिग्री सेल्सियस, इसका भी होगा प्रति डिग्री सेल्सियस, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यही इसका मात्रक है। अगला क्वेश्चन 134 नंबर देखते हैं क्या कहता है। वो कहता है 2 गुना रेखीय प्रसार के लिए क्या लिखा, हाँ, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि 2 गुना रेखीय प्रसार, यानी कि 2 रेखीय प्रसार, यानी 2 डायमेंशनल, यानी कि 2D हम इसको मान सकते हैं। 2 गुना रेखीय प्रसार, तो हम 2 डायमेंशन में क्या आता है हमारा, एक आता है हमारा लंबाई, दूसरा आता है चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई आता है 2 डायमेंशनल में, या तो 2 डायमेंशनल प्रसार को हमें क्षेत्रीय प्रसार कहना चाहिए। देखिए है इसमें
टू रेखीय प्रसार किस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है? घर्षण गुणांक, रेखीय प्रसार, सुपरफिशियल या घनीय प्रसार। तो इसमें हम क्षेत्रीय प्रसार कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्षेत्रीय प्रसार को हम सुपरफिशियल प्रसार भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुपरफिशियल प्रसार। ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार की जगह पे सुपरफिशियल प्रसार का भी यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बात का हमें डाउट हो रहा था, यहाँ पे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में जो है इसका आंसर तो रेखीय प्रसार होगा, लेकिन ऑप्शन में देखिए यहाँ पे सुपरफिशियल प्रसार भी दिया गया है, लेकिन एरिया प्रसार भी दिया गया है, यानी कि एरिया एक्सपेंशन यानी कि क्षेत्रीय प्रसार का। लेकिन क्षेत्रीय प्रसार का वास्तविक में यहाँ पे सुपरफिशियल होना चाहिए, क्षेत्रीय प्रसार का एरिया नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए, लेकिन राइट आंसर इसका है, आप लोग उसका उससे मतलब है, इसको देखिए। और अगर आप लोग कहीं देखे होंगे तो फिर इसको देख लीजिए, क्या ये सुपरफिशियल प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार दोनों होना चाहिए नहीं, कमेंट में आप लोग बताइएगा। लेकिन इसमें तो क्षेत्रीय प्रसार नहीं है, तो सुपरफिशियल ही मारना पड़ेगा। ठीक है, अगला 135 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कर रहा है, कैलकुलेटिव है या फिर वैसे। हाँ, 135 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 3 गुना रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? यानी कि उसमें 2 डायमेंशनल था, इसमें हम 3 डायमेंशन का प्रयोग करेंगे। यानी कि 3 डायमेंशन में हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई। अक्षर अच्छा नहीं है इसलिए थोड़ा सा, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई, हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हम तीनों किस में लेते हैं, तो हमारा वो हो जाता है घनीय प्रसार में, यानी कि क्यूबिक एक्सपेंशन में। तो हमें है कहीं पे क्या है, यहाँ पे घर्षण गुणांक ये तो नहीं होगा, रेखीय प्रसार ये भी नहीं होगा, सुपरफिशियल यानी क्षेत्रीय प्रसार ये भी नहीं होगा, घनीय प्रसार ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी घनीय प्रसार गुणांक। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, यदि दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है, यदि एक रॉड 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर लंबा और 100 डिग्री सेल्सियस पर 100.14 मीटर लंबा पाया जाता है, तो इसके रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा? यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक का हम पहले से ही फॉर्मूला लिख के रखे हुए, उस पर तो हमारा सेट होगा। इसमें देख लीजिए कि उसमें लिखा हुआ क्या था, मूल लंबाई में परिवर्तन, मूल लंबाई में परिवर्तन, मूल लंबाई और समय में तापमान में परिवर्तन। यहाँ देखिए 20 डिग्री सेल्सियस से हमारा 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी कि तापमान में परिवर्तन ये है। लंबाई में परिवर्तन क्या है कि 100 मीटर और 100.14, इसे हम 14 नहीं कह सकते, 14 कहते हैं, तो ये इसमें भी परिवर्तन दिख रहा है। तो दोनों हमें दिया गया ही है, हम उसको निकाल सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 136 दिया गया है, 136 नंबर क्वेश्चन। हम इसका पहले सूत्र लिख लेते हैं, कौन, रेखीय प्रसार वाला, रेखीय प्रसार हम क्यों लिख देते हैं, रेखीय प्रसार। ठीक है, रेखीय प्रसार हमारा क्या होता है, हम ऊपर में लिख चुके हैं रेखीय प्रसार का, देख लीजिए। रेखीय प्रसार का हम क्या लिखे हैं, डेल्टा टी बाय एल इंटू डेल्टा एल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, रेखीय प्रसार की जगह पर हम इसको अल्फा से सूचित करते हैं, यानी रेखीय प्रसार। तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा एल यानी कि लंबाई में परिवर्तन बटा एल यानी मूल लंबाई गुणी डेल्टा टी कहिए या फिर एच कहिए, आपका मान। आप लोग कमेंट करके बताइए, कहीं बोर तो नहीं हो रहे हैं, अक्षर बेकार है देखने में। कोई बात नहीं, इसमें जो इम्पोर्टेंट है आप उसको समझिए, अक्षर पे क्या ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि आपका को ये क्लास कैसे लग रहा है। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, क्योंकि आपका परिवार बहुत छोटा है, इसको जल्दी से बड़ा कीजिए ताकि हम और भी सब्जेक्ट आपके लिए ले करके आ पाएँ। और इसमें एक स्टूडेंट हैं जिसका नाम नीतीश कुमार दिलीप कुमार करके वो आईडी बनाए हुए हैं, तो उनका कमेंट मैं बार बार देखता हूँ कि उनका कमेंट आता है कि आप सिलेबस कवर कीजिए, तो हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं सिलेबस कवर करने के लिए। और अब 8 से 9 क्लास में हम उसको समाप्त भी कर देंगे पूरी की पूरी सिलेबस को। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा बने रहते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। और इसी तरह से सभी छात्र भी अपने चैनल से जुड़े रहिए, और हमेशा जो भी कमी है, यानी कि कुछ अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो वो पूछते रहिए। साथ ही साथ अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप सुझाव दे सकते हैं हमें। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, ताकि थोड़ा सा हमें भी लगे कि हमारे साथ इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, इतने सारे बच्चों का उम्मीद हमारे ऊपर है, तो हम क्लास रेगुलर कैसे नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा शेयर करते रहिए। ठीक है, और नीतीश कुमार नाम से आईडी बनाए हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 36 से करना शुरू करेंगे।
और एक बात बता देते कि हम कम्युनिटी में एक क्वेश्चन लगाए थे, यानी कि आज से लगभग 4-5 रोज़ पहले लगाए थे कि 1 इंच, यहाँ पे लिख देते हैं कि एक इंच बराबर कितना mm और cm। हमें ऑप्शन में क्या दे रखा था, ऑप्शन में हमें 25.4 mm, ठीक है, 2.54 cm, ऑप्शन ए था ये, ऑप्शन बी था ये, और ऑप्शन सी में रखा था ए एंड बी दोनों। और तो मैक्सिमम बच्चों का ऑप्शन नंबर ए ही हमें दिखा, यानी 25.4 mm, जबकि 25.4 mm भी सही है और 2.54 cm भी सही है, क्योंकि 1 cm बराबर 10 mm होता है। तो हम यानी कि 25.4 mm कहिए या फिर 2.54 cm कहिए, बात बराबर ही होता है, ठीक है। और इसलिए इसका राइट आंसर ए एवं बी दोनों होगा। लेकिन आप सभी ने 25.4 mm ही आंसर मारा, जो कि ये नहीं होना चाहिए था आप लोग के पास। अगर सिर्फ एक ऑप्शन होता तब तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आपके पास था, आपको पूरा पढ़ना चाहिए था। आप लोग ये बहुत गलत कर रहे हैं कि पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। अगर एग्जाम में कहीं ऐसे करके आ गए तब तो फिर हो गया राफ साफ। तो ऐसा एग्जाम में कभी मत करके आइएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़िए आराम से, आपके लिए बहुत सारा समय बचता है। अगर आप मोबाइल पे चला रहे हैं उसमें आपको समय नहीं है कि क्वेश्चन का सही आंसर दें, यानी कि टिप के निकल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 75 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से थ्योरी का क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना है ही नहीं। उसके बाद जो इम्प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है उसमें भी कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइंग है उसमें कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें हमें बनाना नहीं पड़ता है। सिर्फ सॉल्व करने के लिए हमारा होता है WCS, और WCS में आधा से अधिक क्वेश्चन तो हमारा सिर्फ सूत्र पर आधारित होगा, हम उसको टिक कर लेंगे। मुश्किल से हमें उसमें तो 6 क्वेश्चन है ही, उसमें मुश्किल से हमें 3 से 4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव मिल सकता है। तो आप लोग आराम से पूरा पूरा ऑप्शन पढ़िए, सभी ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद टिक करिए। नहीं तो वैसे ही जिस तरह से यहाँ हाल हो रहा है ये गलत बात है। हमें ये सिर्फ आपका ही गलत नहीं है, गलती नहीं है, ये मुझे भी दुख हो रहा है कि हमने इतना अच्छा से पढ़ाया फिर भी आप लोग इतना गलत आंसर कैसे दे सकते हैं। देखिए पहला जो हम पढ़ाए थे इसमें देखिए यहीं पे क्वेश्चन था कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, यानी mm होते हैं। यहाँ पे क्या है 2.54 mm, जो कि नहीं है, cm होना चाहिए था। और यहाँ पे 25.4 mm, ये तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी का। लेकिन अगर हम cm में बदले तो 2.54 cm भी होता है। इसको अगर हम बता रहे थे तो इसमें भी बहुत अच्छा से बताया गया था, लेकिन आप लोग उस पर ध्यान नहीं दिए। रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवाइज के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं ना तो फिर पढ़ना कोई काम का नहीं, बेकार हो जाता है आपका पढ़ना। इसलिए रिवीजन बहुत ही ज़रूरत है। अगर रिवीजन क्यों ज़रूरी है, इसके लिए हम एक छोटा सा कहानी आपके साथ साझा कर सकता हूँ, लेकिन आज का जो है बहुत लंबा हो जाएगा क्लास। अगर आप लोग उस कहानी को सुनना चाहते हैं कि रिवीजन क्यों ज़रूरी है, बिना रिवीजन का हम क्यों नहीं कर सकते, यानी कि पढ़ लिए तो फिर हमारा क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा, रिवीजन क्यों जरूरी है, इसके लिए आप लोग अगर चाहते हैं इस कहानी को सुनने के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और जो रियल लाइफ है, ऐसा कहानी जो कि आपके रियल लाइफ में होता है। तो इसलिए आप अगर उसको कहानी को सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा। तो अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे कि बहुत शॉर्ट करके उस कहानी को आप लोग के साथ पेश किया जाए कि क्यों महत्वपूर्ण है रिवीजन करना। बिना रिवीजन का यही हाल होगा जो इस समय हो रहा है आपका। तो कम्युनिटी में आप लोग बिल्कुल सही आंसर दिया कीजिए, क्योंकि 75% बच्चों का गलत आंसर था। कि ये आप क्या कर रहे हैं, 75% गलत आंसर दे रहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते थे, आप लोग जानते थे, लेकिन क्वेश्चन को पूरा पढ़े नहीं। रियल है नहीं यही बात, क्वेश्चन को पढ़े नहीं होंगे पूरे। अगर क्वेश्चन को पूरा पढ़ते तो ये गलत आंसर नहीं आता। आप लोग जाकर देखिए और सुधारिए। वहाँ पे जो दोनों ए एवं बी दोनों होगा, यानी 25.4 mm या फिर 25.4 mm होगा या फिर 2.54 cm होगा। अगर दोनों में से ऑप्शन ए एवं बी दोनों है तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए, यानी कि ए एवं बी दोनों उसका राइट आंसर होगा। उसको सुधार कीजिए और क्वेश्चन को पूरा पढ़ा कीजिए, नहीं तो फिर राफ साफ हो जाएगा आपका। और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करते रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर कितना तक कर चुके थे, हम क्वेश्चन नंबर 35 तक कर चुके थे। 36 नंबर क्वेश्चन हम करना शुरू करते हैं। इसमें परिवर्तन दिया गया है, तापमान का परिवर्तन और लंबाई का परिवर्तन, सारा परिवर्तन हमें दिया गया है। और हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं इस सूत्र पे, ठीक है। तो हम सूत्र पे पुट जो करेंगे तो यहाँ पे अल्फा बराबर क्या है, डेल्टा टी बटा एल इंटू डेल्टा टी, ठीक है। हम इसको सूत्र पे अभी करते हैं इसको पुट। अभी हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं अल्फ़ा चलिए यही है, अल्फ़ा बराबर डेल्टा एल बटा एल इंटू डेल्टा टी, ठीक है। हमें इसमें दिया क्या गया है, हमें निकालना है रेखीय प्रसार गुणांक, जिसमें हमें परिवर्तन दिया गया है किस चीज़ का। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं और आप लोग रिवीजन किया कीजिए।
ताकि आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें, नहीं तो इसका नतीजा तो आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसमें क्या क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है तापमान में परिवर्तन, यानी 20 डिग्री सेल्सियस में हमारा डायरेक्ट 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तापमान में परिवर्तन और लंबाई में परिवर्तन, यानी कि 100 मीटर से लंबाई से 100.14 मीटर लंबाई में परिवर्तन होता था। लंबाई में परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन, हमें दो परिवर्तन दिया गया है। ठीक है, तो लंबाई में हमारा परिवर्तन डेल्टा एल, डेल्टा अब हमारा क्या है, लंबाई में परिवर्तन, हम ये बढ़ के कितना हो गया 100.14 माइनस 100, तो इसका हमारा जो परिवर्तन हो जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 0.14 आ जाएगा, ये परिवर्तन रहा। उसके बाद डेल्टा टी, डेल्टा टी यानी कि तापमान में परिवर्तन कितना, तो हमारा पहले था 20 डिग्री, उसको हम बढ़ा कर दिए इसे 100 डिग्री, तो 100 डिग्री सेल्सियस में से 20 डिग्री सेल्सियस को हम रिमूव करेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा कितना 80 डिग्री सेल्सियस। तो 80 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या है, डेल्टा टी है। और मूल लंबाई भी यहाँ पे दिया गया है, ये देख लीजिए, मूल लंबाई यानी कि पहले जो हमारा लंबाई है वही हमारा मूल लंबाई होता है, तो मूल लंबाई हमारा 100 है। बाद में हमें बढ़ के 100.14 हो गया, लेकिन हमें मूल लंबाई 100 ही है, तो मूल लंबाई को हम एल से सूचित करते हैं, तो एल हमारा कितना है 100। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूला पे बैठाएंगे और फिर हमारा आंसर फटाफट आ जाएगा। अल्फ़ा डेल्टा एल बाय एल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब हमें अल्फ़ा का मान तो हमें नहीं दिया गया है, हमें अल्फ़ा निकालना ही है। अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल यानी कि लंबाई में हमारा परिवर्तन कितना था, लंबाई में हमारा परिवर्तन था 0.14 बटा मूल लंबाई हमारा 100 गुणी मूल लंबाई हमारा 100 था, और डेल्टा टी यानी कि डेल्टा टी हमारा कितना था, वो हमारा 80 निकला था, 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या था, डेल्टा टी था। तो अब देखिए हमें ऊपर में क्या है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, अगर हम पॉइंट की हटाना चाहेंगे तो नीचे में हमें 2 अंक देना पड़ेगा, 2 अंक 2 जीरो हमें देना पड़ेगा, तो हम उसको हटा देते हैं और गुना कर देते हैं हम 100। ठीक है, हम पॉइंट हटाने के बदले में 1 दिए और उसके बाद 2 अंक है तो उसके लिए हम 2 जीरो दिए, ये तो अपना सब लोग जानते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब जो है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 14 बटा, देखिए इसको 100 गुना 100 गुना 80, इतना हमें गुना करना है। अब हम इसको मात्रक में नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें 100 गुना 80 तो हमें लिखना है, इसको गुना करना है। तो हम गुना करने के लिए क्या करते हैं, हम 80 लिख देते हैं, 80 नहीं हम 8 लिख देते हैं, और जीरो जो है इसमें से 2 जीरो और इसमें से 2 जीरो और इसमें से 1 जीरो, यानी 2 2 4 1 5 जीरो, तो 5 जीरो को हम गुना करके 10 पे पावर 5 हम ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि 10 पे पावर 5 मतलब 1 पे 5 जीरो, तो 1 पे 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, यानी कि कुल मिलाकर 5 जीरो ये हो गया, और गुना कर दिया हम 8 से, यानी कि इसको अगर गुना कीजिएगा और इसको गुना कीजिएगा तो बराबर होगा। ठीक, अब इसको हम काट सकते हैं, 8 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 से काटे क्या, हाँ 2 से ही काट देते हैं, 4 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा, इसके बाद फिर कटेगा तो नहीं, 10 पे पावर 5 इसको रहना है, यही हमारा आंसर में भी 10 पे पावर 5 है ही, तो इसको तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें 4 से अब भागा देना है किस में, 7 में, तो 4 से अगर हम 7 में भागा दें तो 4 एकम 4 एक बार में हमारा लगेगा। उसके बाद हमें बचेगा 3, एक दशमलव लगाएंगे तो 3 पे हो जाएगा 30, और 30 लगेगा, 7 चौक 28, एक पॉइंट लगा करके 7 4 7 28 कहिए या फिर 7 चौक 28 कहिए, 4 हो जाएगा। 28 में से फिर 30 में से कटे 2 2 पे 0 20 और 5 6 4 5 6 20, अगर इसको आप चाहे तो वहाँ पे कहीं पे और भागा विधि द्वारा निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 1.75 इंटू 10⁵, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कह रहा है क्या, ये प्रसार निकाल रहे हैं तो इसमें प्रति डिग्री सेल्सियस तो हमें लगाना ही पड़ेगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आंसर मिलता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 136 था, 1.75 गुना 10 पे पावर 4 था, हाँ यहाँ पे 10 पे पावर 5 है, जबकि माइनस में 5 दे रखा है, यहाँ पे ऊपर में होना चाहिए था, यही किताब का कुछ प्रिंट आउट का ये गड़बड़ी है। ठीक है, तो यह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1.75 गुना 10 पे पावर 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वीडियो लंबा हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग पूरा पढ़िए, क्योंकि वीडियो को स्किप करने का नतीजा वही है कि आप लोग आंसर में गलत आंसर दे दिए कमेंट वहाँ पे कम्युनिटी में। तो वीडियो लंबा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिलेबस भी कवर करना है हमें, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। और रिवीजन बार बार किया कीजिए, बिना रिवीजन का कुछ भी नहीं है, यही हम कहते हैं, बिना रिवीजन पढ़िए कम लेकिन रिवीजन अधिक कीजिए। आपको 250 क्वेश्चन है ना, इसको रिवीजन कर लीजिए, इतना रिवीजन कर लीजिए आपको इसमें से एक क्वेश्चन भी गलत ना हो,
ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा किताब पढ़ते जा रहे हैं, बहुत बहुत सारा सारा किताब पढ़ रहे हैं, अलग अलग जो पब्लिकेशन का सबको पढ़ लिए तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप जिसको पढ़ रहे हैं उसको लेकिन पूरी शिद्दत के साथ पढ़िए, उसको इतना अच्छा से पढ़ लीजिए। हर एक फील्ड आपके लिए, हाँ, आप हर फील्ड में अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई तो एक ऐसा फील्ड होगा जिसमें आप अपने आपको उसमें राजा साबित कर सकते हैं। तो इसलिए हर क्षेत्र में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में है उसमें अपने आपको इतना कॉन्फिडेंट रखिए कि आपका झंडा ही लहराए। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन सबसे ज़रूरी है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री वो ये तो इंग्लिश का था, ठीक है। किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान भी 1 ग्राम ही होगा। इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ऊष्मा की आवश्यक मात्रा को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये तो इससे पहले भी कई क्वेश्चन आया था जिसमें विशिष्ट ऊष्मा ही होता है। तो इस विशिष्ट ऊष्मा को अगर चाहें तो आप लोग के सामने हम सूत्र के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो देखिए बताते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन नंबर 137 है। 137 क्वेश्चन नंबर, Q बराबर होता है ms डेल्टा टी। m हमारा क्या है? मास है। s हमारा क्या है? m हमारा मास है। s बराबर स्पेसिफिक हीट है। इसके बाद डेल्टा टी मतलब कि तापमान में परिवर्तन है। तापमान में परिवर्तन, ठीक है। ये सारा का सारा इसमें होता है। अब इसको हम अगर चाहें बैठाने के लिए तो Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा? Q बराबर m हमारा क्या दिया गया? प्रति इकाई द्रव्यमान यानी कि 1 गुणी S गुणी डिग्री सेल्सियस में परिवर्तन हमारा क्या हो रहा है? 1 डिग्री सेल्सियस को परिवर्तन कर रहा है यानी कि 1। अब इसको हम गुणा कर सकते हैं। Q बराबर हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, फिर S को गुना करेंगे तो ये हमारा S हो जाएगा, यानी Q बराबर S होता है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा इसके बराबर होता है। तो इसलिए स्पेसिफिक हीट इसका राइट आंसर जो था यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा, यही इसका होगा। ठीक, ऊष्मा बराबर विशिष्ट ऊष्मा। अगर वो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाना हो 1 ग्राम पानी का, या फिर 1 ग्राम कोई द्रव्य का, यहीं क्या दिखा है, हाँ द्रव्य का, अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाना हो 1 ग्राम द्रव्य का तो हमारा हो जाता है स्पेसिफिक हीट, यानी कि वो ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा दोनों बराबर ही होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आंसर किलो जूल में देना है। Q बराबर किलो जूल में इसका आंसर देना है। कितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है? कितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है? M यानी कि मास जो है 120 लीटर है, और T जो है T1 T कह सकते हैं, क्या है T? तापमान जो है वो हमारा 20 डिग्री सेल्सियस है T1, और उसके बाद T2 जो है वो 85 डिग्री सेल्सियस है। S बराबर 4.2 दिया गया है, और हमें Q निकालना है कितना में? किलो जूल में। तो हम निकाल लेंगे। S क्या है हमारा? S हमारा क्या है? हमारा S क्या है? स्पेसिफिक हीट है। S हमारा स्पेसिफिक हीट है, और T2 और T1 इसलिए दिया गया है क्योंकि तापमान में परिवर्तन दर्शाने के लिए T2 और T1 दिया गया है। यानी कि पहले हमारा तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था, और उसके बाद वो 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। उसके बाद हमारा M जो द्रव्यमान है वो हमारा 120 लीटर दिया गया है। हम इसको 120 लीटर, अगर हम इसको कहें, लीटर को हम किलोग्राम मान सकते हैं, लगभग बराबर ही होता है, तो लीटर को हम किलोग्राम में बदल सकते हैं। और यहाँ पे करा है किलो जूल में आंसर देने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या क्या दिया गया है उसको हम फॉर्मूला में लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 138। तो क्वेश्चन नंबर 138 में Q बराबर होता है MS डेल्टा T। M क्या है? द्रव्यमान। S क्या है? स्पेसिफिक हीट। डेल्टा T क्या है? परिवर्तन, यानी कि तापमान में परिवर्तन। हमें क्यों और Q क्या है? उसका तापमान निकालने के लिए। ठीक है, तो हमें T1 और T2 दिया गया है, तो T2 माइनस T1 यानी जो परिवर्तन हुआ है यहाँ पे हो जाएगा T2 माइनस T1। तो हम इसको T2 माइनस T1 निकाल सकते हैं। कितना यहाँ पे दिया गया? कितना? हाँ, 85 डिग्री सेल्सियस। 85 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा आ जाएगा कितना डिग्री सेल्सियस? 20 ही है ना। हाँ, 85 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा आ जाएगा कितना? 65 डिग्री सेल्सियस। हमारा T2 यानी कि तापमान में परिवर्तन हमारा मिल गया। S हमें दिया गया है कितना? S हमारा दिया गया है, ये इसको याद रखिए, 65 डिग्री सेल्सियस। S हमारा दिया गया है कितना? 4.2। और M हमारा दिया गया है, M हमारा दिया गया कितना? 120 लीटर, या फिर 120 किलोग्राम भी आप कह सकते हैं। और हमें Q निकालना है, तो अब तो हमें आसानी से निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं Q बराबर M की जगह पे 120 गुणी 4.2 हमारा S है, और गुना हमें परिवर्तन जो है तापमान में वो हमारा 65 डिग्री है। ठीक है,
इसको अगर हम आप चाहें उड़ाने के लिए, यानी कि दशमलव के बाद एक अंक है, इसको हम हटा देते हैं तो एक जीरो हमें काटना पड़ेगा। अब इसको हम गुना करेंगे, क्यों बाद में लिखेंगे इसका, ठीक है। अब हमें गुना करना पड़ेगा, तो हम गुना किसको कर लेते हैं, पहले हम गुना कर लेते हैं 65 को और 12 से। तो 12 पंचे 60 का जीरो, हासिल 5, 12 छके 72 और 5 72 5 75, यहाँ पे 65 है ना, 12 पंचे 60 हासिल 6, ओ सॉरी यहाँ पे 3 हम बोल रहे थे, हासिल 6, 12 पंचे 60 हासिल 6, और उसके बाद 12 छाके 72, 72 6 78, इसीलिए तो हमें लग रहा था कुछ अटपटा साइड है। और यहाँ पे 42। अब इसको हमें गुना करना है, अगर चाहें तो आप लोग गुना कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, इसको इस तरह से भी गुना कर सकते हैं। 0 8 दूनी 16 हासिल 1 7 दूनी 14 1 15, उसके बाद 4 0 0 8 चौक 32 2 हासिल 3 7 चौक 28 3 31 0 6 इतना 2 3, यानी कि 32,760, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं 32,760, और ये हमारा किस में आया है, जूल में आया है। और हमें बदलना किस में है, किलो जूल में, वहाँ पे आंसर मांग रहा था किलो जूल में। तो किलो जूल बदलने के लिए हम इसमें 1000 से भागा दे सकते हैं, तो हमें 3 जीरो यहाँ से लेना है, तो 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव दे सकते हैं। ये हमारा आ जाएगा 32.76, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता, हम उसे नहीं उतारेंगे। ये KJUL किलो जूल हो जाएगा, 32.76 किलो जूल ऑप्शन में बिल्कुल होगा। देखते हैं 32.76 किलो जूल, 32 दशमलव, इसमें दशमलव कहाँ गया, एक सेकेंड इसमें देखते हैं हम कुछ गलत तो नहीं कर दिए। ओह सिट, यहाँ से देखिए हम तो ये तो किलो जूल में पहले से ही आंसर आ रहा है, जूल में नहीं, हमारा किलो जूल में पहले से आंसर आ रहा है, यहाँ दशमलव की जरूरत नहीं है। ये हमारा 32 इतना हो जाएगा, ये इसका किलो जूल में तो पहले से हमारा आंसर आ रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो हमारा दिया गया है कितना, जो मास दिया गया वो तो पहले से ही लीटर में है, उसको हम किलो में बदल लिए हैं। तो ये मिस्टेक था मेरा कि यहाँ पे पहले से लीटर को हम किलो में बदल चुके हैं, तो यहाँ पे किलो जूल के लिए हमें भागा देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये हमें पहले से ही किलो जूल में आंसर आ गया है। तो ये हमारा अब आंसर मिल जाएगा 32,76 0, 32,75 0, 32,76 0। ये बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 32,760 किलो जूल। अब क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 क्या कहता है, 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक 85.5 ग्राम रेत का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गणना करें। यानी कि 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान परिवर्तन दिया गया है, यहाँ पे जो 85.5 दिया गया है रेत का तापमान बढ़ाने के लिए, ग्राम में दिया गया है, ये हमारा क्या है, मास है। तो ऊष्मा की गणना करें, तो इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे और आराम से फाइंड कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है, 139। आज का वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसलिए आप लोग पूरा देखते रहिए, क्योंकि हमें आपको बताना है पूरा का पूरा सिलेबस क्या कर रहा है इसमें। पहले हम सूत्र लिख देते हैं, Q बराबर होता है हमारा क्या, MS और डेल्टा T। तो हमारा Q बराबर हो जाएगा, M हमारा क्या दिया गया है, M हमारा दिया गया है 85.5, और हमें दिया गया क्या, S हमारा दिया गया है क्या, देखते हैं। S बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस था, देखिए यहाँ में जो है क्वेश्चन में मिस था, कहीं S का मान नहीं दिया गया है, तो हमारे सूत्र तो लगेगा ही नहीं, इसलिए S बराबर होना चाहिए, S बराबर हमारा होना चाहिए 0.1, ठीक है। S बराबर 0.1, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें, यानी नहीं स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा हमें देना चाहिए, तो 0.1 होना चाहिए था, यहाँ पे मिस था, इसलिए 0.1 S का मान हो जाएगा, यानी M दिया गया है, S दिया गया है, और डेल्टा T यानी कि तापमान में परिवर्तन हमें क्या दिया गया है, डेल्टा T हमें तापमान में परिवर्तन, डेल्टा T बराबर हमें देखिए यहाँ पे जो है 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो 35 में से हम अगर 30 को घटा लें तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारा तापमान में परिवर्तन है, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। M हमारा 85.5 गुनी S हमारा 0.1 गुनी डेल्टा T 15, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, लेकिन जीरो कहीं नहीं है, तो हम इसको उड़ा भी नहीं सकते, तो अब हम इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम गुना किसको करेंगे, तो 15 को गुना कर लेते हैं 85 से,
सही रहेगा ना? 15 को 50 से गुना करने में सही रहेगा, या फिर 0.1 से 0.1 से गुना करने के बाद तो बात वही रहेगा। ठीक है, पहले हम 15 से गुना कर लेते हैं। तो 15 पचे 75 का 15 पचे 75 का 5, और हासिल बचेगा हमें कितना 7, और 15 छके 135 और 7। ये हम किसको गुना कर रहे हैं पता नहीं, दिमाग भी कहाँ चला जाता है। देखिए 15 पचे 75 का 5 हासिल 7, फिर 15 पचे 75 और 7 82 का 2 हासिल कितना बचेगा 8, और 15 8 है 120 और 8 128। वो हम किसको गुना करने लगे तो पता नहीं। ठीक है, ये हमारा आ गया। और गुना हमें कितना से करना है 0.1 से, और 0.1 से गुना करने के बाद कुछ नहीं, सिर्फ एक पॉइंट घसकेगा, यानी कि 1 2 8 2 5 ये तो रहेगा ही, और 0.1 से गुना करने के बाद हमें 1 दशमलव पीछे जाना पड़ेगा, और ये जूल में आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर देख लेते हैं कहाँ है। 139 नंबर क्वेश्चन, 139 नंबर क्वेश्चन का देखिए क्या सब है। 1282.5 आंसर नहीं। यहाँ पे देखिए ये मिस हम कर गए। यहाँ पे देखिए 85.5 को हम अगर गुना किए थे 15 से, तो एक अंक पीछे दशमलव यहाँ भी देना पड़ता था ना, यहाँ पे दशमलव 1 अंक पीछा देना था, और यहाँ पे 1 दशमलव और, यानी कि यहाँ पे हमारा दशमलव आना था, यानी कि 2 अंक पीछे जाना था, यानी कि हो जाएगा 128.25 जूल। अब आंसर मिलेगा वही। तो कुछ कुछ मिस कर देते हैं, जिस वजह से आंसर हमें मिलना मुश्किल हो जाता है। 139 नंबर क्वेश्चन में 128.25 जूल, 128 ये नंबर में है 128.25 जूल, ये इसका राइट आंसर है। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन का 140 क्या कर रहा है। मटेरियल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगा यदि 50 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए 510 कैलोरी की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक हीट यानी कि ऊष्मा पूछ रहा है, तो एस हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसको निकालते हैं, सूत्र वही रहेगा। हम एक बार पेज चेंज कर लेते हैं। उनचालीस 140 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमें दिया क्या गया है, हमें क्यू दिया गया है। क्यू हमारा कितना दिया गया है 510 कैलोरी। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है, हमें क्यू दिया गया है कितना 510 कैलोरी हमारे दिया गया है। उसके बाद तापमान में परिवर्तन हमारा दिया गया है 50 से 80 हो जाता है, इसको घटाएंगे तो हमारा 30 मिलेगा, और एस हमें निकालना है। ठीक है, एस हमें निकालना है। एम जो है वो हमारा कितना दिया गया है, मटेरियल जो है वो बहुत सारा मिस है, यहाँ पे एम भी दिया जाना चाहिए था ना। यहाँ पे मटेरियल का विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कीजिए, यहाँ पे कैलोरी दिया, यहाँ पर दिया क्यू दिया गया है, तापमान परिवर्तन दिया गया है, एस निकालना है, एम कहाँ दिया गया है। इसको एम बराबर होना चाहिए था कितना, इतना एम बराबर होना चाहिए 170 ग्राम। एम तो हमें 170 ग्राम देना चाहिए था, यहाँ पे मिस है, एम नहीं दिया गया, एम हमारा 170 ग्राम होगा। अब हमारा निकलेगा ना, वही तो कुछ कुछ मिस हो जाता है, जिस वजह से 170 ग्राम हमें एम दिया गया है, और डेल्टा टी यानी तापमान में परिवर्तन हमारा दिया है कितना, यानी कि 80 से हमें 50 घटाना पड़ेगा, तो वो हमारा 30 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान में परिवर्तन है। अब हम क्यू बराबर निकाल सकते हैं, तो क्यू की जगह पे हम 510 रख सकते हैं ना। तो क्यू की जगह पे हम 510 रख के हम इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो क्यू के जगह पे हम 510 बराबर इसका सूत्र भी यहाँ पे लिख लेते हैं। एस इक्वल टू नहीं, क्यू इक्वल टी होता है हमारा एम एस डेल्टा टी, यही सूत्र होता है ना हर जगह। तो हम यहाँ पे देखिए क्यू की जगह पे लिखे, एम हमारा कितना है 170 ग्राम, और एस हमें निकालना है, गुणी में एस हो जाएगा। उसके बाद डेल्टा टी जो है वो हमारा 30 है। अगर एस को इस साइड लाए तो ये सारा का सारा हमें एस के साथ गुणा में है, तो इस साइड आने के बाद क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो हम एस बराबर लिख सकते हैं 510 बटा में 170 गुणा 30 हम लिख सकते हैं ना, 170 गुणी 30, इतना तो हम लिख सकते हैं। 1 0 से 1 0 गया, 17 तिया 51। अब 3 से इसको काटे यानी कि 10 बार में, तो हमारा आ गया 1/10। इसको अगर हम भगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 40 नंबर का देखते हैं, 0.1 ऑप्शन नंबर ए में विराजमान है, ये सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, ये कह रहा है किलो कैलोरी में
यानी किलो कैलोरी में 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक 300 ग्राम तांबे को तापमान को बढ़ाने के लिए कितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होगी। स्पेसिफिक हीट यानी एस भी हमारा यहाँ पे दिया गया है, तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहले हम सूत्र लिखेंगे 141 नंबर क्वेश्चन का। 141 नंबर क्वेश्चन का पहले हम सूत्र क्या लिखेंगे, क्यूब क्या लिखते हैं हम, क्यू बराबर MS डेल्टा T, इतना लिख दिया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्यू हमें निकालना है। हमें दिया क्या गया, यहाँ पर लिख देते हैं M होगा, S होगा और डेल्टा T ये हमारा दिया हुआ होगा। हम देख लेते हैं एक बार। तो इसमें जो है वो 300 ग्राम हमारा M दिया गया है, और इसके बाद तापमान में परिवर्तन जो है वो हमारा 75 से 25 होता है। 75 से 25 यानी 25 से 75 बढ़ रहा है, उसमें हम अगर परिवर्तन करें तो 75 में से 25 घटाएंगे, ये हमारा 50 आ जाएगा। और उसके बाद S हमें यहाँ पे दिया गया है, तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं। क्या क्या है यहाँ पे हमें M दिया गया है 300 ग्राम, S हमारा दिया गया है कितना, यानी कि 0.092, और उसके बाद हमारा तापमान में परिवर्तन कितना है 75, और 25 में से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। ये इतना हमारा दिया गया है। अब हम इसको सूत्र पे रख के और आराम से फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन है आपका। तो Q बराबर हो जाएगा M के जगह पे 300 गुणी S के जगह पे 0.092 और गुना T के जगह पे क्या हो जाएगा 50। अब इसको आप गुना कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 0 के बाद 1 2 3 अंक है, और यहाँ पे 1 2 3 0 है। इन 0 को अगर हम हटा दें तो यहाँ पे ये दशमलव हट सकता है, ठीक है। अब हम इसको गुना करेंगे Q बराबर, पहले गुना हम किसको कर लें, पहले हम इसको गुना कर लेते हैं। 5 दिया 15 गुणी 92 रह गया, और 92 को अगर हम गुना करें 15 से तो इसको 15 से गुना करना पड़ेगा। हाँ, 92 को हमें 15 से गुना करना पड़ेगा। तो 15 दूनी 1500, इसको पूरे कम करते हैं। 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3, और 15 नमा 135 और 3 138 इतना आ गया। और ये आ गया हमें कैलोरी में, लेकिन हमें निकालना था क्या, किलो कैलोरी में। यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे के कैलोरी यानी कि किलो कैलोरी में हमें निकालना है, और किलो कैलोरी के लिए हमें 1000 से भागा देना होता है। तो 1000 से भागा देने के बाद 1 2 3 अंक बाद दशमलव अगर हम यहाँ पे लगा दें तो ये हमारा आ जाएगा 1.38, और 0 का कोई वैल्यू होता ही नहीं है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, किलो कैलोरी में। तो इसका देखते हैं 141 का आंसर 1.38 किलो कैलोरी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बस 42 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद सारा का सारा सिर्फ टिक करने वाला है। इसको भी हम कुछ कर ही लेंगे। आज लगभग हम 50 तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। आप लोग जुड़े रहिए लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो क्या कर रहा है, फोर्जिंग के उद्देश्य से 400 किलो वजन वाले तांबे के पिंड होना चाहिए, पिंड द्वारा 40 डिग्री सेल्सियस से 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर कितनी ऊष्मा अवशोषित की जाएगी। तांबे का विशिष्ट ऊष्मा यानी कि S भी दिया गया है, तापमान परिवर्तन भी दिया गया है, और M भी दिया गया है। तो हमें निकालना क्या है, हमें क्यों निकालना है, आराम से निकल जाएगा। इसको हम रखते हैं साइड में और हम निकालना शुरू करते हैं। कितना था 142 क्वेश्चन नंबर। Q हमें दिया गया है, Q बराबर यानी कि सूत्र क्या होता है MS डेल्टा T, इतना तो सबको मालूम है अब, ठीक है। अब हमें क्या क्या दिया गया है, M हमारा दिया गया है 400 kg। उसके बाद हमारा डेल्टा T यानी कि टाइम में परिवर्तन हमें क्या दिया रखा है 40 से 72 में से हम अगर 40 को घटाएंगे तो वो हमारा आ जाएगा 30। आप लोग भी फटाफट कर लीजिए, 30 नहीं 32 आ जाएगा, 72 और 40 घटेगा, हाँ यहाँ पे आ जाएगा 32। आप लोग भी फटाफट कर लीजिए, यहाँ पे हम आप लोग घटा भी सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें दिया गया और क्या, हमें S दिया गया होगा, S कितना, S दिया गया हमारा कितना 0.09, यहाँ पे 0.09 हमारा S दिया गया है। तो हम S बराबर 0.09 लिख सकते हैं। अब इसको हम सूत्र पे बैठाएंगे तो Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, M हो जाएगा 400 गुणी S हमारा हो जाएगा 0.09 गुणी हमारा T हो जाएगा 32। अब इसको गुना करना है हमें। तो देखिए दो अंक इधर है तो इसको हम हटाने के बाद 2 0 को हम ख़त्म कर सकते हैं। अब इसको गुना कर लीजिए सबको। अब हम पहले किसको गुना करें, पहले हम गुना कर देते हैं 9 को 32 से, और 4 यहाँ पे 4 गुना में रहेगा, 4 गुनी 9 को 32 से गुना करें, 9 दूनी 18 काट हासिल 1 9 तिया 27 1 28
यानी कि 288 गुणी 4। अब 288 को 4 से अगर गुना कीजिएगा तो ये हमारा आ जाएगा 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 चौके 32 2, 8 चौके 32 3 35 के 5 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11। ठीक है, यही आएगा ना। हाँ, 1152 ये आ जाएगा आपको कैलोरी में, क्योंकि आपका सारा का सारा मात्रा जो है किलो में दिया गया है यहाँ पे, इसलिए किलो कैलोरी में हमें बदलने की जरूरत नहीं है। यही इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं कितना है। 142 नंबर क्वेश्चन है ना, 142 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। उन मटेरियल, हाँ उन मटेरियल, अब जो है सबको जो है वो टिक करने वाला सिर्फ है, तो फटाफट इसको हम टिक कर लेते हैं। उन मटेरियल को क्या कहते हैं जो रेडिएशन जिससे हमें सूर्य का प्रकाश जो आता है, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेंशन द्वारा उष्मा के प्रवाह को प्रतिबंधित करता है। प्रतिबंधित करना मतलब रोकना, यानी कि कहना मैं तुझको नहीं जाने दूंगा, वो कहता है मैं आऊँगा, वो कहता है नहीं जाने दूंगा, इस तरह से, यानी कि रोकना। रोकना क्या करता है? प्रतिरोध करना, रोकना, विरोध करना। तो वो क्या करता है? कंडक्टर मतलब जो कि अच्छा चालन करे, वो क्या इसका विरोध करेगा? नहीं करेगा, वो तो आने देगा, अच्छा से कहेगा मैं तुम्हें माध्यम देता हूँ, आजा फटाफट तू आजा, मैं तेरे को माध्यम दे रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब होता है विरोध करने वाला। इंसुलेटर कह सकते हैं आप लोग, तार के ऊपर जो चढ़ा हुआ रहता है वो इंसुलेटर होता है, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। तो इंसुलेटर यानी कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कुचालक, हाँ तो कुचालक कहते हैं। तो कुचालक क्या होता है? वो रेडिएशन, इंडक्शन, संवेशन, कन्वेंशन किसी को भी नहीं आने नहीं देता, वो उसको रोकता है। तो इंसुलेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहा पदार्थ तो आराम से आ जाएगा, लोहा को छू के देखिएगा ऐसे करंट घुसा करके, ऐसा नहीं कीजिएगा, इसमें भी करंट लगेगा। अलोह यानी कि आप स्टील वगैरह भी लगा सकते हैं, तांबा लगा सकते हैं, तो उसमें भी आपको झटका लगेगा, यानी कि तापमान सभी में कंडक्ट होता है, बस एक इंसुलेटर यानी कि जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिससे कि कुचालक कहते हैं, उसमें तापमान परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन करने से पहले आप लोग को बता देते हैं, आप लोग अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो गौरव आईटीआई क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से जुड़ करके आप लोग पीडीएफ लीजिए फटाफट से, और इसको बार बार रिवीजन करके, चाहे आप जिसको रिवीजन में समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बार बार वीडियो को देखिए, तो भी समझ नहीं आ रहा तो रटा मार लीजिए, लेकिन क्वेश्चन तो इसी में से पूछेगा, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, और दिलीप कुमार, नीतीश कुमार नाम से जो आप आईडी बनाए हुए हैं, वो हमें बताइए कि आप कहाँ से हैं। आप हमेशा क्लास में रेगुलर रहते हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा उष्मा रोधक है? रोधक मतलब विरोध करना, हम तुमको नहीं जाने देंगे। तो थर्मोकोल, तांबा, ब्रास, एल्यूमिनियम देखिएगा, चम्मच में इस तरह गर्म कीजिएगा तो दूसरा साइड भी पक से आपको गर्म लग जाएगा, यानी कि गर्म हो जाता है, तो ये तो रोधक विरोध नहीं कर रहा है। ब्रास यानी कि पीतल, वो भी हमें कोई विरोध नहीं करता है, पीतल का बर्तन में भी कंडक्शन होता है। उसके बाद तांबा यानी वायर, देखिए इसमें अगर एक साइड छुआइए आराम से करंट दूसरा साइड लग जाएगा, यानी कि तांबा इसको विरोध नहीं करता। थर्मोकोल क्या होता है? कड़क, जिसे आप लोग कहते हैं कड़क। आप लोग देखे होंगे मछली वाले के पास या मुर्गा वाले के पास, उसको वो कड़क में डाल के रखता है मछली, और को उसमें ऐसे पानी भी नहीं रिसता है, लेकिन होता है बहुत कमज़ोर, वो थर्मोकोल होता है, उसको थर्मोकोल इंग्लिश में कहते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं तो थर्मोकोल कहते हैं कड़क को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थर्मोकोल। ठीक, थर्मोकोल। अब देखते हैं 45 में क्वेश्चन करा है, किसमें उष्मा चालकता सर्वाधिक होता है, यानी कि उष्मा चालकता सबसे अधिक किसमें होगा? ठोस, पिघलती बर्फ, पानी, वाष्प। देखिए सबसे अधिक ठोस में होता है, तो वाष्प वो तो बिल्कुल गैस में बदल गया, उसमें नहीं होगा। पानी यानी कि ठोस बर्फ से पिघला हुआ बर्फ, इसमें नहीं, पिघला बर्फ इसमें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जो ठोस है जिसमें अधिक कण सटे हुए हैं आपस में, एक दूसरे के संपर्क में है, उसी में जो है अधिक उष्मा का चालन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है उष्मा